वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ, नया टॉपिक लेकर। और टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा जो मैंने लास्ट वीडियो में सीरीज शुरू करी है, जो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनमें ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप कर दिया है, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूँगा, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। और एलिमिनेशन रिएक्शन पूरा समझ लिया था हमने। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो इसलिए अगर इन दोनों वीडियोस को अगर एक साथ आप देखते हैं तो आपको एक कंपैरेटिव चार्ट मिल जाएगा, E1 वर्सेस E2 और SN1 वर्सेस SN2। वो भी दो टाइप के होते हैं, E1 और E2। ये भी दो टाइप के होते हैं, SN1 और SN2। तो सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, डिफरेंसेस भी बहुत हैं, क्योंकि दो अलग अलग टाइप की रिएक्शन। एक एलिमिनेशन है जहाँ पे कोई ग्रुप एलिमिनेट हो रहे हैं, नो न्यू ग्रुप इज़ गेटिंग अटैच, एक न्यू पाई बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पर कोई नया पाई बॉन्ड तो नहीं बन रहा, बट एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है दूसरे के बदले में। तो आइए देखते, पहले हम लोग इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक ग्रुप रिप्लेस होके दूसरे ग्रुप की जगह सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। जो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं या जो एनायनिक ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर आकर एक लीविंग ग्रुप लीव करेगा और एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऐड होगा। तो देखा जाए तो सी लीविंग ग्रुप का जो बॉन्ड होगा वो आपका ब्रेक हो रहा है और सी न्यूक्लियोफाइल का नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो फॉर्मेशन ऑफ अ सी न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड और एक सी लीविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। अगर समझ आ जाए तो अगर मेरा अगर रिएक्टेंट ऐसा है, सी लीविंग ग्रुप और एक मेरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल पे आके अटैक करेगा तो ये ग्रुप लीव करेगा। तो ये वाला बॉन्ड है जो ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड है जो बन रहा है। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सी न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड और ब्रेकेज ऑफ सी लिविंग ग्रुप बॉन्ड। अब ये भी हमारा दो टाइप से होता है, SN1 SN2। और मैंने जब भी बोला था लास्ट टाइम में भी कि जब भी होता है ऐसे रिएक्शन तो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो इजीली एक से दोनों को समझ में आ जाता है शॉर्ट टाइम में। तो यहाँ पर मैंने भी SN1 और SN2 दो टाइप के रिएक्शन शो करे हैं, उनको समझ लेते हैं। मैंने दो रिएक्शन लिखे हैं, उनको भी समझ लेते हैं इन्हीं के साथ। SN1 एक इनमें से रिएक्शन SN1 फॉलो करने वाला है, एक इनमें से SN2 फॉलो करने वाला है। वो सारी चीज़ें समझ लेंगे, जैसे ही समझेंगे वीडियो बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। मैं सबसे पहले रेट लॉ में क्या था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि SN1 में जो 1 होता है, 1 डिटरमाइंस कि वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। अब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होने का मतलब है कि उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की कॉन्सेंट्रेशन, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टार्टिंग सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल से मतलब नहीं है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, बेस हो, वीक हो, मतलब न्यूक्लियोफाइल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें हम लोग कार्बोकैटायन फॉर्म करने वाले हैं। सो देयर इज़ नो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज़ नीडेड इन दिस रिएक्शन। तो इसके कंडीशन में हमारा न्यूक्लियोफाइल अगर हम वीक भी लेंगे कोई, तो वो भी हमारे लिए चलेगा और हमारा वो 1 डिग्री वो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देगा। तो दूसरी तरफ अगर आप SN2 को देखेंगे, वो क्या है? बायमोलिकुलर रिएक्शन है। अब बायमोलिकुलर रिएक्शन मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करने वाली है। एक हमारा सबस्ट्रेट होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और एक हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करने वाला है। इस वजह से हमें जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लेना पड़ता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। SN1 के जो पीछे का 1 है वो यूनिमोलिकुलर 1 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है, जो कि क्या है? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ओनली, नॉट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मैटर नहीं करती है SN1 के केस में, इसलिए हम लोग अगर न्यूक्लियोफाइल वीक भी होगा तब भी चल जाता है। यहाँ पर हमारी जो SN2 में 2 डिटरमाइन करता है, पीछे का डिनोट करता है, 2 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है रिएक्शन, सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल भी प्ले करता है रोल। सो दैट्स वाई वी नीड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, हमारा E1 की तरह कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही है, कार्बोकैटायन बनता है इसमें। और ये क्या होता है, कार्बोकैटायन बनने से तो कार्बोकैटायन जो बनता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पता है हमें। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्शरी टू प्राइमरी होती है, मतलब 3 डिग्री का जो कार्बोकैटायन होता है टर्शरी वाला, वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सो ये वाली जो रिएक्शन होती हैं आपकी, तो वो क्या होती हैं आपकी
जो टर्शरी जो 3 डिग्री वाले हेलो एल्केन्स होंगे वो प्रेफर करते हैं SN1 को थ्रू सब्स्टिट्यूशन। तो फॉर एग्जांपल ये वाला है आपका, ये क्या हो रहा है आपका SN1 के थ्रू क्या हो रहा रिएक्शन होगा इसका। तो जो टर्शरी ग्रुप है ये वाला 3 डिग्री है हमारा, ये वाला 1 डिग्री है, ठीक है। 1 डिग्री और 3 डिग्री में डिफरेंस ये है कि मतलब 1 डिग्री इज विदाउट एनी ब्रांचिंग, स्ट्रेट चेन होते हैं उनको 1 डिग्री या प्राइमरी बोलते हैं, जहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है और मल्टीपल ब्रांचिंग होती है, जहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन के पास कार्बन जो सेंट्रल कार्बन होता है उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होते, उसके सारे हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है अलग अलग ग्रुप से, तो उसको 3 डिग्री बोलते हैं, तो वो टर्शरी कार्बन होता है। तो टर्शरी वाला जो हेलो एल्केन है वो आपका SN1 रिएक्शन शो करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है स्टार्टिंग, ये सपोज करिए ये है हमारा ये Br, जब ये Br ग्रुप लीव करेगा तो हमें क्या मिलता है, हमें टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलता है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इस वजह से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए वो 3 डिग्री प्रिफर्ड होता है SN1 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक हमारे पास 3 डिग्री का हेलो एल्केन है और एक 1 डिग्री का हेलो एल्केन है, तो कौन सा SN1 का अंडरगो करेगा, कौन सा SN2? तो हमेशा 3 डिग्री वाला बिना सोचे समझे आप टिक कर दीजिएगा कि वो SN1 अंडरगो करेगा। उसके ऑपोजिट में यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा प्राइमरी में हमारा कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग का 1 डिग्री वाला प्रेफर करते हैं। तो स्ट्रेट चेन जितने भी होंगे या 1 डिग्री वाले इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो हमारे SN2 को फॉलो करेंगे। पिछली बार की तरह जो SN1 होता है वो क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, और ये वाला हमारा SN2 1 स्टेप रिएक्शन होता है। रिएक्शन के स्टेप्स बिल्कुल सेम टू सेम है। पहले स्टेप में SN1 में आपका क्या होगा, आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पे आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे एंड वी विल फॉर्म दी प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्टेप में हो रहा है न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन पे अटैक करेगा और जो लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर कोई 2 स्टेप नहीं बन रहे, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो मैं नेक्स्ट स्टेप पार्ट में दिखाऊंगा आपको कि कैसे कौन सा हो रहा है, कहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो ये हो गया। तो अब जो बैरियर होता है इसमें, बैरियर का मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन अगर ये फेल कर रही है तो किस वजह से फेल कर सकती है या कौन से पार्ट से फेल कर सकती है। तो बैरियर होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन लेंगे, फॉर्मेशन होगा अगर, तो हमारे लिए बैरियर नहीं है, इट विल बी अ गुड रिएक्शन, SN2 ईजिली हो जाएगी। अगर 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर SN2 होने थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है, इट विल नॉट बी एबल टू फॉर्म, क्योंकि 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन इज़ नॉट स्टेबल, तो वो अपने आप को ओरिएंट करने की कोशिश करता है 3 डिग्री पे। तो अगर हमें 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन किसी भी रिएक्शन में बन रहा है सो दैट विल अंडरगो SN1 का रिएक्शन। यहाँ पर जो बैरियर होता है SN2 के केस में बैरियर होता है आपका स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगा दिया आपने तो वो क्या हो रहा है, क्योंकि सेम एक जगह से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरी जगह से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो वो सेम रैंडम हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर बहुत बल्कि ग्रुप ले लिया आपने एक साथ तो वहाँ पर आपका SN1 नहीं होना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए अगर जितने भी बिल्कुल फ्री ग्रुप्स रहे, अगर यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं अगल बगल, तो ईजिली हमारा साइनाइड आके ईजिली अटैक कर सकता है और फॉर्मेशन ऑफ ये लीव कर जाएगा, तो हमारा नया ग्रुप बन जाए। तो ये जो होता है, इसके लिए जो बैरियर होता है वो स्टीरिक हिंड्रेंस होता है और इसके लिए बैरियर होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। और क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मैंने बता दिया है, न्यूक्लियोफाइल इसके लिए ज़रूरत नहीं है, वीक भी चलेगा, इस पर स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। अब सॉल्वेंट जो होते हैं, जितने भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे, इथेनॉल मिथेनॉल टाइप, तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जितने होते हैं वो सारे आपके इसको सपोर्ट करते हैं SN1 को। यहाँ पर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो H+ आयन जिनके पास ना हो, तो वो वाले रिएक्शन, वो वाले सॉल्वेंट्स हम इनको SN2 में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस अपने आप ही ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, तो ईजिली हो जाता है रिएक्शन। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारा क्या होता है, रेसिमिक बनता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे S से शुरू करूँगा तो मेरे को लाइकलीनेस है कि S से शुरू करूँगा तो लाइकलीनेस है कि R और S दोनों मिलेंगे मुझे इक्वल अमाउंट में, रेसिमिक मिक्सचर मिलने की ज़्यादा चांस रहती है।
और यहाँ पर SN2 में अगर मैं S से शुरू करूँगा तो मुझे R मिलेगा, R से शुरू करूँगा तो मुझे S मिलेगा, मतलब इन्वर्जन ऑफ केमिस्ट्री मिलता है। अगर जो ऊपर की साइड ग्रुप लगा होगा लिविंग ग्रुप, तो वो मुझे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मुझे पीछे की साइड से मिलेगा, बैक साइड से मिलता है। तो दिस इज़ इन्वर्जन ऑफ केमिस्ट्री होता है इसमें रिटेंशन होता है, रिटेंशन या फिर आपका रिटेंशन और रेसिमिक की चांसेस रहते हैं कि दोनों इक्वल अमाउंट में मिल जाएंगे R और S आपको, दोनों एनेंशियोमर्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस में SN1 SN2 हो गया है हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मतलब कि यूनिमोलिकुलर, 2 मतलब कि बाईमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और यहाँ पे कोई नया बॉन्ड नहीं बन रहा है, एक नया ग्रुप आके अटैच हो जा रहा है, सब्स्टिट्यूट कर जा रहा है। SN1 आपका 2 स्टेप का होता है, SN1 1 स्टेप का होता है। SN1 में आपका कार्बोकैटायन बनेगा, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पर जो 3 डिग्री वाले जितने इनिशियल स्टार्टिंग ग्रुप आपके हेलो एल्केन्स होंगे वो ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं फॉर्मेशन में SN1 को, बिकॉज थ्रू SN1, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनता है विच इज़ दी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। और न्यूक्लियोफाइल आपका इसमें ज़रूरत नहीं होती बिकॉज ये सिर्फ एक सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये आपकी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, SN2 या बायोमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। इसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का होना बहुत ज़रूरी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहाँ पर आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने के चांसेस रहते हैं, R और S एनेंशियोमर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इन्वर्जन ऑफ केमिस्ट्री मिलेगी। अगर आप S से शुरू करेंगे तो R मिलेगा, R से शुरू करेंगे तो S मिलने वाला है आपको। तो ये तो कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया है। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से SN1 और SN2 का मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं और जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी SN1 और SN2 के बारे में। स्टूडेंट्स फटाफट से दोनों का मैकेनिज्म समझ लेते हैं। एक तरफ मैंने SN1 बनाया है और एक तरफ SN2 बनाया है। अब हम लोग जो हमने 4-5 पॉइंट्स कवर अप किए थे SN1 वर्सेस SN2 के, वो 3 सारे पॉइंट्स हम लोग इन सब में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ थी, ये क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, क्लियर। ये हमारी 1 स्टेप ही रिएक्शन है। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है। यहाँ पर हमारा कोई फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है। यहाँ पर एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है और आपका जो लिविंग ग्रुप है वो आपका लीव कर जा रहा है, ठीक है। अब वो कैसा हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसको TS बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, जो मैंने आपको दिखाया, भी समझाता हूँ मैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल या हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए था वो किस पे डिपेंड, वो कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री का। तो यहाँ पे मैंने 3 डिग्री का बना के रखा हुआ है। ये कार्बन है जिससे 3 अलग अलग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है और 3 डिग्री का हमारा इलेक्ट्रोफाइल है या स्टार्टिंग मटेरियल है। ये इनिशियल पॉइंट में ये लीव करता है, जैसे ही ये लीव करेगा हमारा एक 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा SN1 के केस में। जब कार्बोकैटायन बन जाएगा, फिर जब कार्बोकैटायन बन गया, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आके सीधे अटैक करता है और हमारा नया प्रोडक्ट बन जाता है विच इज़ ए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। एक ब्रोमो लीव कर गया और साथ में हमारा एक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर बेस का कोई भी रोल नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ इसका रोल है, इसलिए इसको SN1 बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप ये जितने हमने पॉइंट्स कवर अप किए थे वो सारे इस पॉइंट्स में आपको इस मैकेनिज्म में क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी तरफ इसको देखते हैं SN2 को। SN2 में क्या हो रहा है, हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन है, 2 पे डिपेंड करता है, बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। तो एक न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन प्लस जो हमारा सबस्ट्रेट है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। अब मैंने देखिए एक आपको डैश बॉन्ड दिखाया है, एक आपको वेज बॉन्ड दिखाया है। वेज बॉन्ड का मतलब होता है कि जब हम 3D में किसी कार्बन के मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं तो वेज का मतलब होता है जो हमारी आंखों के पास हो, जो हमारी तरफ होता है, ये वाला ग्रुप हमसे दूर होता है। अगर ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, ये नीचे होगा तो ये ऊपर होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखाते हैं। डैश और ये हमेशा वेज एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेशन में होते हैं। तो मैंने इसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि जो स्टीरिक एंड्रेस होता है, क्योंकि ये बड़ा सा ग्रुप लिविंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का वो हमेशा पीछे से होता है। पीछे से होने का मतलब ये है कि जिस तरफ हमारा लिविंग ग्रुप लगा रहेगा उस तरफ नहीं लगेगा, उसके पीछे से अटैक करेगा, बिकॉज वहाँ पे बल्क कम है, भीड़ कम है। भीड़ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उसको मुश्किल होता है घुसने में। तो वेयर द कंजेशन या स्टीरिक बल्क इज लेस, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम दैट साइड। तो वो क्या करता है, बैक साइड से अटैक करेगा। अब बैक साइड से अटैक करेगा
तो बाद में हमें क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। ये ट्रांजिशन स्टेट आइसोलेबल नहीं होती है, ये सिर्फ प्रोडक्ट में ये रिएक्शन में बनती है और कुछ देर बाद ये एंड अप हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है जिसमें आप देख रहे हैं OH पीछे से आ रहा है और Cr, ये बॉन्ड अभी बने हुए हैं। मैंने डॉटेड इसलिए दिखाया क्योंकि इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, एक बॉन्ड परमानेंट होने वाला है। तो फाइनली ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, Br लीव कर जाएगा और हमें OH मिल जाएगा। अब आप देखिएगा स्टार्टिंग में जो हमारा लीविंग ग्रुप और C का बॉन्ड था वो अबव द प्लेन था, ऊपर था। अब हमें जो नया प्रोडक्ट बना है उसमें C और जो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड है वो क्या है, बिलो द प्लेन है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केमिस्ट्री। जो चीज़ ऊपर थी, अबव द प्लेन थी, वो क्या हो गई है, बिलो द प्लेन हो गई है। सो दिस इज़ नोन एज इन्वर्जन ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ केमिस्ट्री हो रहा है। अगर आप S से शुरू करने वाले हैं तो आपको R मिलेगा, S और R, और यहाँ पर अगर R से शुरू करेंगे तो S मिलेगा। सो दिस इज़ इन्वर्जन ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो सबस्ट्रेट में आ रहा है, दैट इज़ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, ये प्ले कर रहा है। और उसके बाद क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ केमिस्ट्री हो रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वन स्टेप का रिएक्शन है और हमें प्रोडक्ट मिल जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ये दो चीज़ें जो हमने पढ़ ली हैं। आपको आई होप ये वाले चार्ट से, जो पीछे वाले बैक चार्ट से, दोनों से SN1 और SN2 का कंपैरेटिव एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब आई वुड से कि जब भी आप SN1 SN2 को पढ़ेंगे तो इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़िएगा। E1 E2 को पढ़ेंगे तो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। एक चीज़ एक में हो रही है, वो चीज़ दूसरे में नहीं हो रही है। अगर आप एक चीज़ तैयार कर लेंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स लिख दीजिएगा, ऑपोजिट, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके ये दो टॉपिक है SN1 और SN2 और E1 और E2 पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे आपको, और ये अच्छा स्कोर अप करने में हेल्प करेंगे आपके। एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स आई वुड एक्सपेक्ट कि एग्जाम्स में आपके इन दो क्वेश्चन से बन सकते हैं, इन दो टॉपिक से बन सकते हैं। तो आपका ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये स्कूल आपको काफ़ी अच्छा कवर अप करने में हेल्प करने में देगा और आपके बेसिक्स क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा। ये वाला 3 डिग्रीज के लिए होता है, ये वाला 1 डिग्री के लिए होता है। तो जो चीज़ इसमें हो रही है उसका जस्ट ऑपोजिट इसमें लिख दीजिएगा। यहाँ पर हमारा अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। ये 1:2 स्टेप है तो ये 1 स्टेप है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको इन्वर्जन ऑफ केमिस्ट्री मिल रहा है। सो इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका SN1 SN2 E1 E2 सारा आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी और आपका कंटेंट अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं कुछ कंटेंट को डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ ताकि कुछ थ्योरी का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिससे आपको उसकी एक फिल्म बनाने में या एक स्क्रिप्ट लिखने में ईजी रहे आपको। उसके बाद उसको आप अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं एज यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। सो आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट फॉर नाउ, और आई होप कि ये दो टॉपिक क्लियर हो गए। जो तीसरा टॉपिक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। और टिल देन अगर कोई भी डाउट हो मुझसे रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट में पिंग कर दीजिएगा मुझे। आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट, और आपकी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व करूँगा। और फॉर नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। थैंक यू, टेक केयर।